चलिए, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से इसका फंक्शन कैसे एसोसिएटेड है, अब वो हमें देखना है। क्योंकि अब तक दो मॉडल जो हमने डिस्कार्ड किए थे, क्यों किए थे, रिजेक्ट किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं बता पा रहे थे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो एक सबसे मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ही है। इसलिए अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हमें चीज़ों को अंदर बाहर लाने जाने देने में मदद करती है। देखिए, लिपिड की लेयर है, प्रोटीन्स का एसोसिएशन है। हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को देखूं तो वो डेफिनेटली कुछ अलग होगा, और पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को देखूं तो दोनों में ही डिफरेंसेस आएंगे। हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक है, हमने बात करी। उसका जो ऊपर का हेड है वो पोलर है। ज़रा समझें ध्यान से, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, वी टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी। ये एंड पोलर है और ये एंड नॉन पोलर है, राइट। तो ज़रा देखें, पोलर सब्सटेंसेस इस हेड तक तो क्रॉस हो जाएंगे, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नॉन पोलर टेल्स के पास पहुंचते पहुंचते दिक्कतें बढ़ जाएंगी, है ना। ठीक उसी तरह समझिए, जब आप आपने ड्राइविंग अभी अभी सीखी है, प्लेन रोड पे तो आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेंगे, लेकिन जहाँ गियर चेंज करने की बात आएगी आपको प्रॉब्लम होगी। जहाँ पे आपको स्लोपी एरियाज़ मिलेंगे, घाट मिलेंगे, वहाँ पे आपको ड्राइव करने में पॉसिबिलिटी, आपकी दिक्कत बढ़ने वाली है। सिमिलरली, जब इतने पोर्शन से क्रॉस होंगी चीज़ें, क्योंकि सब कुछ बहुत स्ट्रेट है, सीधा है, एक दूसरे से एफिनिटी है, एक दूसरे के प्रति लाइकिंग है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ऑब्स्टिकल्स कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे आप नॉन पोलर रीजन को फेस करेंगे, मतलब आप टेल वाले हिस्से में एंटर करेंगे। और ज़रा याद कीजिए बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है, मतलब ये टेल और ये टेल, तो एरिया कितना हो गया? इतना एरिया। तो जब आप इतने एरिया से क्रॉस होने की कोशिश करेंगे तो क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि इस लिपिड के मॉलिक्यूल के नीचे भी तो एक लिपिड के मॉलिक्यूल की टेल है। तो ज़रा देखिए, नॉन पोलर रीजन कितना बड़ा हो गया और पोलर रीजन कितना सा है? पोलर रीजन छोटा सा है, नॉन पोलर बहुत लंबा सा रीजन है। तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन विल बी अ प्रॉब्लम, isn't it? तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नॉन पोलर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन पोलर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली ईजी होता है। लेकिन पोलर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी सिर्फ इतने रीजन तक। इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल चैनल्स हैं जिनको हमने अभी देखा था। देखिए ज़रा, ये चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिससे वाटर बहुत इजीली क्रॉस हो सकता है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, और पोलर मॉलिक्यूल को क्रॉस करवाना है तो लिपिड की लेयर को क्रॉस वो मुश्किल से करेगा, लेकिन वो टनल प्रोटीन को बहुत आसानी से क्रॉस कर पाएगा। रीज़न, टनल प्रोटीन उसके लिए फैसिलिटेटेड मीडियम बन गया है, एक फैसिलिटेटर बन गया है, एक हेल्पिंग हैंड बन चुका है कि जिसके थ्रू वाटर बहुत इजीली मूव कर जाएगा। तो यहाँ से जब पानी घुसने की कोशिश करेगा तो बड़ी आसानी से घुस जाएगा, जबकि लिपिड के मॉलिक्यूल्स को इतने भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ लिपिड की लेयर से ही क्रॉस हो सकते हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इस लेयर को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं, बिकॉज दे आर लिपिड सोल्यूबल। जबकि जो वाटर सोल्यूबल पोर्शंस हैं हमारे, वो वाटर सोल्यूबल पोर्शंस कैसे हैं, जहाँ पे, या वाटर लविंग पोर्शंस कौन से हैं जहाँ से वाटर इजीली मूव इन कर सकता है। तो देखिए ज़रा, ट्रांसपोर्टेशन की बात मैं करूँ फिर से आपसे, तो हम इसी स्लाइड पे आ रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास दो मेथड्स हैं। आप कितनी एनर्जी रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, उसके बेसिस पे हमने ट्रांसपोर्टेशन को दो मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है। जैसे हम नॉर्मली किसी बहुत एनर्जेटिक पर्सन के लिए टर्म यूज़ करते हैं कि बहुत एक्टिव है, ये हर काम बहुत जल्दी करता है, प्रोएक्टिव है। इसका मतलब क्या? जिसमें एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो, राइट। तो जब आप एनर्जी का एक्सपेंडिचर करते हैं, एटीपी स्पेंड करेंगे, तो प्रोसेस कैसी होगी? एक्टिव। लेकिन जहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो प्रोसेस कैसी है? पैसिव।
भाई जहाँ एनर्जी कम खर्च कर रहे हैं या नहीं खर्च कर रहे हैं, क्या इसका रेट पर कोई असर होगा? डेफिनेटली होगा। अरे जब आप एनर्जी नहीं लगा रहे हैं तो प्रोसेस विल बी वेरी स्लो, इजंट इट? स्लो है लेकिन बंद नहीं हुई है, स्लो होने के बावजूद वो प्रोसेस चलेगी। पता है क्यों? बिकॉज देयर विल बी अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देयर विल बी अ ग्रेडियंट ऑफ सब्सटेंसेस। किसी एक जगह सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, किसी दूसरी जगह सब्सटेंसेस कम है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जिसके थ्रू सब्सटेंसेस मूव करेंगे। कहाँ पे? पैसिव प्रोसेस में। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जबकि एक्टिव में तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बिना भी मेरे सब्सटेंसेस मूव कर जाएंगे। आफ्टर ऑल मैं एनर्जी जो प्रोवाइड कर रही हूँ, इजंट इट? तो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एंड नॉट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को फिर हम फर्दर क्लासिफाई करके पढ़ेंगे डिफ्यूजन में, एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जबकि जो मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके लिए मैं कॉमनली यूज़ सोडियम एंड पोटेशियम पम्प्स यूज़ करती हूँ। सोडियम एंड पोटेशियम पम्प्स कुछ स्पेसिफिक पम्प्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स से सोडियम एंड पोटेशियम कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज करते हैं। आई शो यू ब्रीफ हियर। ये अगर न्यूरॉन है तो अंदर सोडियम है, बाहर पोटेशियम है, दोनों के बीच में जब एक्सचेंज होना है तो 3 सोडियम जब बाहर जाएंगे तब 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आएंगे, राइट? इट्स अ म्यूचुअल एक्सचेंज, 3 के बदले 2, ये याद रखो, ओके? 3 सोडियम अंदर आएंगे तभी 2 पोटेशियम बाहर जाएंगे। दिस इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज बच्चों, और इसीलिए ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी में ऑपरेट होता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट्स एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, राइट? लेट अस टॉक अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अगर सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं एंड दीज सब्सटेंसेस आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत ही रेयर होता है, लिक्विड के अंदर ऑफ कोर्स होता है, और गैसेस के अंदर आपको बहुत अच्छे से डिफ्यूजन दिखाई देगा। तो इन सब्सटेंसेस के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो दैट इज़ व्हाट इज़ डिफ्यूजन। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपोजिट साइड चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेशल डिफ्यूजन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है, और इस वाटर के मूवमेंट के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ये सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो न्यूट्रल सोल्यूल्स जो है वो बहुत आसानी से क्रॉस हो सकते हैं। 4 सब्सटेंसेस को क्रॉस होने में टाइम लगता है, उसमें भी अगर सोडियम पोटेशियम पंप है तो इट इज़ प्योरली एन एक्टिव प्रोसेस, और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो हैं अगर उनका मूवमेंट होगा तो दैट वुड बी डिफ्यूजन। वाटर क्रॉस हो सकता है एंड इट विल बी थ्रू ऑस्मोसिस, अगेन दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ टनल प्रोटीन। ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से क्रॉस हो सकते हैं अगर आपके पास कोई स्पेशल फैसिलिटेटर हो तो, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर चार्ज है और उन्हें आप मूव करवाना चाहते हैं तो यू नीड अ कैरियर प्रोटीन। जैसे वाटर को हमें जब मूव करवाना था तो वी टुक द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, अ टनल प्रोटीन, ओके? दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे यू नीड अ सब्सटेंस टू हेल्प यू आउट, बिना उसकी मदद के आप काम नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटर, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
कुछ आयंस जो हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सोडियम पोटेशियम पम्प्स हैं। ये चैनल प्रोटीन्स के बारे में हमने बताया है। सिंपल डिफ्यूजन में हम सिर्फ चीज़ों को डायरेक्टली क्रॉस करके या मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस करके अंदर से बाहर मूव कर सकते हैं। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। ये चैनल प्रोटीन सिर्फ खुला हुआ है और चीज़ें बाहर चली गई। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में विद द हेल्प ऑफ सर्टन कैरियर प्रोटीन्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी चीज़ें अंदर आती हैं या बाहर जाती हैं। सो दिस इज़ द कंपैरिजन। और जब आप प्योरली एनर्जी सप्लाई करते हैं, कैरियर प्रोटीन को बिना एनर्जी सप्लाई करके चीज़ें लाते हैं, सो दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जस्ट अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव प्रोसेस। और अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप एनर्जी भी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो दैट विल बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बट एन एक्टिव process. So this is the right representation, a summarized representation. इसके अलावा हमारे plants या animals या bacterial cells में एक special mechanism होता है। एक सेल के अंदर न्यूट्रिशन आना, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में आए चाहे वो लिक्विड फॉर्म में आए, उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। दिस एंडोसाइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू phagocytosis and pinocytosis। मतलब आप सॉलिड चीज़ों को भी अंदर ले सकते हैं और आप लिक्विड चीज़ों को भी अंदर ले सकते हैं। भाई हमारे सेल को वाटर लगता है तो दैट इज़ लिक्विड अपटेक। हमारे सेल को न्यूट्रिशन, मिनरल्स, आयंस ये सब कुछ लगते हैं तो दैट वुड बी सॉलिड अपटेक। तो वन ऑफ द प्रोसेस इज फैगोसाइटोसिस वाइल अनदर प्रोसेस इज पिनोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस है दिस इज एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब इन, इजीली याद रह जाएगा बच्चों। इसे एंट्री से रिलेट कर दीजिए। एंट्री मतलब ENTRY, EN, एंडो, अंदर, सेल के अंदर चीज़ें आना है। एंडोस्मोसिस और एंडोसाइटोसिस, इसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल के अंदर एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक साथ लिक्विड आ जाता है, एक साथ सॉलिड आ जाता है। तो देखिए ज़रा, लिक्विड ट्रांसपोर्ट इज पाइनोसाइटोसिस विच इज़ बेसिकली बल्क ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, शो यू इन द डायग्राम। फैगोसाइटोसिस सॉलिड फूड का अपटेक है। फैगोसाइटोसिस मतलब इनटेक ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। यहाँ पर भी बल्क ट्रांसपोर्ट की ही बात आती है। दोनों केसेस हमारे पास एक तरीके से सेम है। कैसे, मैं बताती हूँ। एक्सो का मतलब जब आप सेल के बाहर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर दें, आप सेल के बाहर सब्सटेंसेस को फेंक दें, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस या इजेशन। दैट मीन्स यू आर रिमूविंग द सब्सटेंसेस आउट फ्रॉम द सेल, राइट। आप चीज़ों को बाहर थ्रो कर रहे हैं, एक्सो, चीज़ों को अंदर ले रहे हैं, एंडोसाइटोसिस। इसे एक डायग्राम की मदद से सिंप्लीफाई करके समझते हैं। ये एक अमीबा है जिसके आसपास ये एक फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को अमीबा को अब्जॉर्ब करना है, लेना है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कोटेड वेसल्स बनती हैं। दीज आर द वेसाइकल्स, कोटेड वेसाइकल्स बनती हैं, कोटेड वेसाइकल्स बनती हैं, जिन वेसाइकल्स को बनाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स लगते हैं। वो स्पेशल प्रोटीन्स हैं क्लैथरिन, द स्पेशल प्रोटीन इज क्लैथरिन एंड अडेप्टर प्रोटीन। इसे हम AP भी बोलते हैं। अडेप्टर प्रोटीन और क्लैथरिन प्रोटीन की मदद से सेल की मेम्ब्रेन के आसपास एक ऐसा वेसाइकल बना दिया जाता है, उसमें खाना एक्यूमुलेट हो गया। ये वेसाइकल यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा, मेम्ब्रेन पैक हो जाएगी। लुक एट हियर, जो वेसाइकल है वो धीरे धीरे पिंच ऑफ होके इस फॉर्म में आ गई और उस वेसाइकल के अंदर फूड एंटर हो चुका है। ये आपने फूड एंटर किया है, अंदर लिया है, चाहे ये सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। दिस इज एंडोसाइटोसिस। इट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, क्लैथरिन एंड अडेप्टर प्रोटीन। एंड सिमिलरली जब आपके सेल को भेजना हो सब्सटेंसेस को बाहर, वी टुक द हेल्प ऑफ अ वेसाइकल, चीज़ों को उसमें पैक कर दिया, भर दिया, और उसके बाद उन चीज़ों को उसमें फिल करने के बाद हमने उस वेसाइकल को बाहर की तरफ पुश कर दिया। आर यू गेटिंग? यहाँ याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट सब्सटेंसेस का रिमूवल नहीं है, इट इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, जहाँ पे आप हो सकता है इन वेसाइकल्स के अंदर प्रोटीन्स को भर कर भेज रहे हों, लिपिड्स को भर कर भेज रहे हों, एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो आपने इन शॉर्ट क्या किया है,
चीज़ों को यहाँ पैक किया है, वैसा मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे लाए हैं, उसके बाद इसे बर्स्ट करके सब्सटेंसेस को हमने क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है आउटसाइड द इन्वायरमेंट. दिस इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज एक्सोसाइटोसिस. तो बेसिकली ये दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं. हियर वी हैव डन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक. नेक्स्ट टर्न पे हम एक नया टॉपिक उठाएंगे. वी विल नाउ देन स्टार्ट विद द सेल ऑर्गेनेल्स. ओके.